हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है चेक लिस्ट। चेक लिस्ट क्या होती है, इसकी क्या सीमाएं होती हैं, क्या विशेषताएं होती हैं, ये सब आज हम इस वीडियो में देखेंगे। चेक लिस्ट या चिन्हांकन सूची में मात्र ऐसे कथन होते हैं जो व्यक्तित्व से ही संबंधित वर्णनात्मक कथन या शील गुणों के रूप में व्यक्त होते हैं। शिक्षक यह जानने का प्रयास करता है कि ये शील गुण या विशेषताएं छात्र में विद्यमान हैं अथवा नहीं। इसके माध्यम से हम देखते हैं कि कौन से छात्र में कौन कौन से गुण हैं और कौन कौन से गुण नहीं हैं। शिक्षक मिलान करके सही का निशान लगाता है। ये प्रविधि और अधिक वस्तुनिष्ठ बनाई जा सकती है यदि मापित कौशल को अन्य बहुत से छोटे छोटे अवयवों में विभक्त कर लिया जाए। इस प्रकार चेकलिस्ट एक प्रकार का विशिष्ट प्रश्न समूह होता है जिसमें स्वयं व्याख्या से ही प्रश्न पूछकर उसके व्यक्तित्व के पक्ष का मापन किया जाता है। मिलान सूची के प्रश्नों का उत्तर देकर व्यक्ति यह निर्धारित करता है कि जीवन से संबंधित विभिन्न परिस्थितियों में वह किस प्रकार का व्यवहार करेगा। स्पष्ट है कि सूची से व्यक्ति किसी विशेष पक्ष का उस स्थिति विशेष अभिव्यक्ति का पता चलता है। हार्टसॉन तथा मे ने इस विधि का प्रयोग बच्चों के चरित्र का मूल्यांकन करने के लिए किया और 80 लक्षणों के नाम छांटे गए जैसे निर्दयी, सहयोगी, दयालु, लालची, एहसानमंद आदि। जिन 80 लक्षणों में से जो कि ये लक्षण प्रमुख हैं, प्रत्येक निर्णायक ने ये जांच की कि सूची के लक्षणों में से कौन कौन बालक पर व्यवहारत है। अंकों के संचय यानी कि टूल स्कोर्स से बालक के गुणों के बारे में निर्णय लिया जाता है, यानी कि जो हम पॉजिटिव पाते हैं उसके लिए हम +1 अंक देते हैं और जो गलत आंसर देता है उसके लिए -1 देते हैं और जो कुछ भी नहीं देता उसके लिए हम 0 देते हैं। अरहर ब्रोक ने अपनी पड़ताल सूची में 724 कथन सम्मिलित किए हैं और ये 20 कार्य दशकों के निर्णय पर आधारित थे तथा इनका उद्देश्य कर्मचारियों का मूल्यांकन करना था। अतः पड़ताल सूची एक ऐसी विधि है जिसमें अवलोकन के लिए पद दिए रहते हैं। स्कूलों, औद्योगिक संस्थानों, ऑफिसों, सेना आदि स्थानों पर इसका प्रयोग सफलतापूर्वक किया जाता है। इन्हें कभी कभी अवलोकन अनुसूची भी कहते हैं, विशेषकर तब जबकि ये बहुत लंबी होती है क्योंकि इसमें बच्चों का ऑब्जर्व भी किया जाता है। प्रकाशित पड़ताल सूचियां स्वयं संरचित पड़ताल सूचियों से अधिक विश्वसनीय नहीं होती हैं। जैसा कि हार्टसॉन तथा मेयर के अनुसार शिक्षक द्वारा छात्र के मूल्यांकन में इस विधि का विश्वसनीयता गुणांक 60 के लगभग होता है। अब यहाँ पर एक फॉर्मेट दिया गया है कि बच्चे का नाम लिखना होता है, बच्चे की क्लास, बच्चा किस कॉलेज का है, फिर क्रम संख्या, उसमें कौन कौन से गुण हैं, आवृत्ति, ग्रेड, विवरण, ये सब इस प्रारूप में होते हैं। विशेषताएं क्या हैं इसकी? फलांकन गणना अत्यंत सरल है, विशेषकर उस स्थिति में जब पदों में +1 अथवा 0 अंक देना हो, यानी कि इसका स्कोर करना, स्कोरिंग मार्क्स देने बहुत इजी होते हैं, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। सेकंड, यदि मिलान सूची के पद व्यक्ति की उन विशिष्ट क्रियाओं से संबंधित हैं जिनका कि निर्णायक अवलोकन कर रहा हो तो यह सूची एक उपलब्धि परीक्षण का काम करती है। एक बार अंकन सूची यानी कि आंसर की बन जाने के बाद विभिन्न निरीक्षकों का मूल्यांकन समान होता है। इसकी संरचना में प्रशासन अत्यंत सरल तरीके का कार्य है। इस विधि का प्रयोग अत्यंत जटिल परिस्थितियों में भी किया जा सकता है। उदाहरण, किसी कर्मचारी की उसके संस्थान में क्या स्थिति है इसका पता इस टेस्ट से आसानी से लग जाता है। इसमें साक्षात्कार से कम समय लगता है। इसके लिए आवश्यक नहीं है कि निर्णायक प्रशिक्षित हो और उसमें विभेदीकरण सामर्थ्य हो। अब इसकी कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं, क्या हैं? फर्स्ट, ऐसा भी हो सकता है कि व्यक्ति प्रश्नों की भाषा ठीक से न समझ पाए और अंदाजे से उत्तर दे दें।
इस विधि में निर्णायक से केवल उन पदों या कथनों की पड़ताल करने को कहा जाता है जो उस पर प्रयुक्त हों। ऐसा होने पर निर्णायक को प्रत्येक पद के संबंध में प्रतिक्रिया नहीं करनी पड़ती, अतः उसकी प्रतिक्रिया में अनावश्यक झुकाव या पक्षपात आ जाता है। थर्ड, व्यक्ति अपने स्वाभाविक व्यवहार पर नियंत्रण करके प्रश्नों के उत्तर गलत भी दे सकता है, क्योंकि इसमें हमें ये नहीं पता चलता है कि जो व्यक्ति ने जो आंसर दिए हैं वो सही दिए हैं, वास्तव में उसके अंदर एक गुण हैं या नहीं हैं। ये केवल हम एक सूची के माध्यम से कह सकते हैं कि ये व्यक्ति किस टाइप का है। ऐसा भी हो सकता है कि परीक्षण में लिखी गई घटनाएं उसकी ज़िंदगी में कभी घटी ही ना हो, तो इसलिए वो उसके जो आंसर देगा वो अंदाजे से ही देगा। फिर आता है गाइडेंस। मिलान सूची के प्रभावी उपयोग के लिए निम्नलिखित बिंदुओं को ध्यान में रखना चाहिए। फर्स्ट, चयनित शील गुणों को वस्तुनिष्ठ तरीके से परिभाषित किया जाना चाहिए। शिक्षक को अपने मूल्यांकन से वस्तुनिष्ठ होना चाहिए तथा ग्रेड प्रदान करते समय पर्याप्त सावधानी रखनी चाहिए। थर्ड, परीक्षण में किसी एक विशेष पक्ष का ही मापन करना चाहिए ताकि व्यक्ति को उसी पक्ष पर अपना ध्यान केंद्रित करने का अवसर मिल सके। फोर्थ, यदि परीक्षण डाक द्वारा भेजा गया है तो परीक्षक को उत्तर प्रपत्र पर डाक टिकट चिपका कर भेजना चाहिए। फिफ्थ, सर्वप्रथम शिक्षक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वह मिलान सूची के माध्यम से व्यक्ति के व्यक्तित्व संबंधी किन शील गुणों का मापन करना चाहता है। सिक्स, परीक्षण में अधिक प्रश्न नहीं रखने चाहिए, नहीं तो हो सकता है कि व्यक्ति प्रश्नों से ऊब का उत्तर ही ना दे, और ये भी हो सकता है कि अनमने भाव से दे। हो सकता है कि वो जो क्वेश्चन हमने दिए हैं उसके आंसर ही गलत दे। 7, शिक्षक को अवलोकन योजना व अंकन प्रक्रिया ठीक से तैयार करनी चाहिए। 8, प्रत्येक पद की केवल 2 संभावित प्रतिक्रिया होने से फलांकन अधिक वैज्ञानिक नहीं बन पाता है। यदि 3 प्रतिक्रियाओं का प्रयोग किया जाए तो इसमें सुधार संभव है। अनुकूल प्रक्रिया का मूल्य या फलांकन न्यूट्रल प्रक्रिया से अधिक होना चाहिए। आज की इस वीडियो में इतना ही, और हम इससे आगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।